नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग हर दिन 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझेंगे उसको। और अब जो 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली किस टॉपिक से होगा, तो जनरल साइंस वाले टॉपिक से होगा। जनरल साइंस में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हम लोग फिजिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से करेंगे, फिर स्पेस रिसर्च वगैरह से, स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर दिन हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की। तो इस वीडियो सीरीज को बहुत प्यार दीजिएगा और अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्टर कॉपी कुछ भी लेके बैठ जाइए और जब भी मैं क्वेश्चंस दूं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में मैच कीजिएगा मेरे आंसर से कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें, है ना। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप ये जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि in which of the following branches of science study of function, characteristics, and the phenomena observed in the living world and the application of this knowledge to world of machine is studied? ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है कि ऐसा कौन सा साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेनोमेना को हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग अप्लाई करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, बायोमेट्री, बायोनिक्स, साइबरनेटिक्स या बायोनॉमी। तो इसका सही है जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोनिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते होंगे किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी को सुनाई नहीं देता। ठीक है, किसी की भी कैसे भी एक्सीडेंट के कारण इंजुरीज हो जाती है, तो ऐसे एम्प्यूटेटेड जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, है ना। तो आपने पैरालंपिक्स में भी देखा होगा, बहुत लोग यूज करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को मेनली बायोनिक्स कहते हैं। तो बायोनिक्स को आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं बायोलॉजिकली इंजीनियर इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, बायोनिक्स एक बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको बायोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए, साथ ही साथ में टेक्निकल टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में क्या होता है, जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, फिनोमेना को पढ़ते हैं, है ना, बायोलॉजी में, उनको बेसिकली अप्लाई करना होता है इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स। और इसमें क्या होगा, दोनों का ही नीड होगा, बायोलॉजी का भी और इंजीनियरिंग का भी। तो ये बहुत बहुत आज के समय में हॉट टॉपिक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, कैरियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया में एज सच बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन जो आईआईटीज है, आईआईएससीज बैंगलोर है, फिर आइसर्स जैसे इंस्टीट्यूट है ना। तो ये सब इंस्टीट्यूट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैरियर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो सीरीज है ये सारे ही सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जनरल साइंस का क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता ही रहता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो आंसर आ रहा है आपका वो है बायोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी से अगेन, द मोनोकार्पिक प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ओनली। ठीक है, मोनोकार्पिक ऑप्शंस क्या है, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए सीजन, वंस इन ए लाइफ टाइम एंड वन फ्लावर पर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोनोकार्पिक का मतलब क्या है, मोनो मीन सिंगल होता है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड कार्पिक का मतलब होता है फ्लावर या फिर आप कह सकते हैं फ्रूट। बेसिकली फ्रूट या ग्रेन्स जो भी होते हैं वो होते हैं कार्पिक। तो मोनोकार्पिक प्लांट जो है वो वंस इन ए लाइफ टाइम ही होता है, वो फ्लावर करते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर एग्जाम्पल। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ प्लांट्स, एक होते हैं मोनोकार्पिक और दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जो होते हैं फ्लावर करते हैं एक ही बार में, पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर करेंगे और उसके बाद में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और दे आर मोस्टली एनुअल्स या बाइनियल्स। ठीक है, एक साल में एक ही बार होगा। लेकिन पॉलीकार्पिक जो होता है फ्लावर्स एवरी ईयर,
और वो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, जैसे कि आम ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो फ्लावर करता है, फ्रूटिंग होता है उसमें, लेकिन ये हर साल ही होता है। तो वैसे प्लांट को मेनली पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो मोनोकार्पिक का जैसे गेहूं चावल ये सब जो हो गया, ये मोनोकार्पिक है, एक बार होता है उसकी फिर जितना भी ग्रेन्स होता है उसके बाद काट दिया जाता है, क्योंकि उसके पास वो दोबारा ग्रो नहीं करता, ठीक है, वो डेथ हो जाती है। उसी तरह से पॉलीकार्पिक एग्जाम्पल जो ऑरेंजेस, हॉर्टिकल्चरल प्लांट जो है, मैंगो, एप्पल्स, ये सब जो आते हैं पॉलीकार्पिक में आते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, वंस इन ए लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पल्स क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए। एन, एन यानी न्यूटन, ठीक है, और एस यानी सेकंड, ये तो पता ही होगा, न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो इम्पल्स का अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला देखा जाए, तो इम्पल्स जो है कैपिटल लेटर आई से डिनोट किया जाता है, और ये होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, और टाइम का है सेकंड, इसीलिए इसका यूनिट जो हो रहा है इम्पल्स का न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इम्पल्स बेसिकली क्या है, तो अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसी को इम्पल्स कहा जाता है। और इसको अगर जो 11th 12th में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग बेसिकली इम्पल्स को कैसे लिखते हैं, तो एफ डेल्टा टी करके लिखते हैं, है ना। और इसको इम्पल्स जो है, इम्पल्स हम लोग दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये भी हम लोग चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी यानी डेल्टा पी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वी कैन कैलकुलेट द एवरेज इम्पैक्ट फोर्स ऑफ ए कोलिशन, ठीक है, एवरेज इम्पैक्ट फोर्स। अगर आपको इम्पैक्ट फोर्स या फोर्स के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, क्लास 9 के जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस वाले चैप्टर में, आप वहाँ पर फिजिक्स में बहुत डिटेल में ये सब बातें बताई हैं, इम्पैक्ट फोर्सेस क्या होता है, ठीक है, तो वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, 1, 0, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सबसे पहले तो बहुत बेसिक, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एक सर्कुलर मोशन के लिए होता है, लेकिन एक एक्सेलरेशन ऐसे भी होता है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, जो होता है फॉर ए स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। तो फॉर ए स्ट्रेट लाइन जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया जाता है। तो जो स्ट्रेट लाइन का जो होता है मोशन है ना, रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है जिसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, उसमें फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन जब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में हम लोग जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं वो सर्कुलर मोशन के लिए होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वो भी वही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट किया जाता है बाई टी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बाई टी। अब क्वेश्चन में दिया गया फॉर अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट मतलब क्या है, मतलब ये जीरो हो गया है ना। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ही जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा ना, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ए विल बी, अगर वो ओमेगा जीरो है तो ये जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो बाई टी, तो ये क्या होता है, जीरो ही होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन में देख लीजिए, अगर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि v और u जो है
फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है मतलब v माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लीनियर एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो जीरो। तो जब भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए, बस आपको इतना समझना होगा। और स्ट्रेट लाइन वाला जो होता है वो तो बहुत इजी है, क्लास 9 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी फिजिक्स से ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कम करने का मेथड कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या है, तो बाय लुब्रिकेशन, बाय पॉलिशिंग, थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड, नन ऑफ द अबव। तो इसका फ्रिक्शन मेनली होता क्या है, तो फ्रिक्शन जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका सर्टेन मास होगा, ठीक है, सर्टेन वेट होगा, सॉरी। तो वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। और ठीक उसके बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रल नॉर्मल फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, तो मोशन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन क्या होगा, उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड करता हो। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाइड इधर से है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, तो इधर होगा। अगर फोर्स हमारा इधर है, फोर्स अप्लाइड जो है इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर होगा। तो जस्ट ऑपोजिट होता है। तो ये क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कौन सा मेथड है, कौन सा नहीं है, नॉट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि रिड्यूस फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। बाई पॉलिशिंग भी अगर करेंगे तो क्या होगा, सरफेस जो होगा वो स्मूथ हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इसमें भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैथ नहीं होगा। थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड, सैंड अगर फेंकते हैं तो रफनेस बढ़ जाता है, और रफनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, ये कम नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कौन कौन सा मेथड है जिससे फ्रिक्शन कम किया जा सकता है, जैसे कि पॉलिशिंग करते हैं हम लोग, है ना, कोई भी चीज को, जैसे फर्नीचर्स भी होते हैं तो उसको हम लोग पॉलिश करते हैं ताकि वो स्मूथ रहे, कटे वटे ना, चोट ना लगे। फिर लुब्रिकेशन, स्पेशली जितने भी मशीनरीज होती है उसमें हम लोग लुब्रिकेशन, ऑयल ग्रीस डालते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। फिर बाय प्रॉपरली सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रफ ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, अगर स्मूथ ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। फिर बाय स्ट्रीम लाइनिंग द, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख ले, जितने भी अब इंडियन रेलवेज की भी गाड़ी बन रही है, वो क्या रहा, उसकी जो इंजन हो रही है वो स्ट्रीमलाइन बहुत होती है। जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं, बोट, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, उनका जो बॉडी डिजाइन होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। फिर बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, ये सारे ही मशीनरीज में, चाहे साइकिल हो या मोटर कार हो, किसी में भी देख लीजिए बॉल बियरिंग होता ही होता है। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे कि ये बायोलॉजी से है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी, 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 14 पेयर्स, 16 पेयर्स। तो हमारे बॉडी में कितने रिब्स हैं, तो जो ये चेस्ट रीजन में मेनली होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। तो देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एक रिब केज है, ठीक है। रिब केज में क्या क्या आता है, तो ये सामने वाला जो चेस्ट में होता है ये हमारा स्टर्नम होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिब्स जो होते हैं वो यहीं पर आके अटैच्ड होते हैं। फिर पीछे जो है ये वाला जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों से ज्वाइन होता है, जितने भी हमारे रिब्स है जनरली ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से ज्वाइन होता है, ठीक है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, 1 टू लेकर 7th जो पेयर्स ऑफ रिब्स है उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। तो इसीलिए 1 से लेकर 7th पेयर ऑफ जो रिब्स है उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। फिर 7 से लेकर जो
ट्वेल्थ रिब्स है यानी 5 जो आखिरी वाले रिब्स हैं उसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, क्योंकि उनका जो कनेक्शन होता है स्टर्नम के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। लेकिन फॉल्स रिब्स में भी क्या होता है, जो 11th और 12th वाला है वो क्या होता है, वो उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब दैट इज 11th एंड द 12th पेयर इसको इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज ये लोग क्या है, ये लोग डायरेक्टली अटैच नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है। देख सकते हैं ये जो दोनों हैं, आप अपने बॉडी में भी टच करके खुद ही महसूस कर सकते हैं कि लास्ट दो जो रिब्स हैं वो फ्री फ्लोटिंग है, तो इसीलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सब कुछ मिलाकर रिब केज कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे इंटीग्रल्स पार्ट होते हैं जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ही ये रिब केज प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये लंग्स हार्ट जो है काफी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। According to the Elephant Census 2023, which states leads the country in the total number of elephant? किस स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या वेस्ट बंगाल? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कर्नाटका में जो है लगभग 6000 से भी ज्यादा एलिफेंट्स कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, और कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा किस्म है, तो कर्नाटक के बाद है असम, असम देन केरला, देन तमिलनाडु, देन ओडिशा। ठीक है, तो काकटो, काकटो से आप याद रख सकते हैं, काकटो कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु एंड ओडिशा। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा मिलता है। फिर हम लोग और भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी एलिफेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है हर साल, कौन से दिन पे, तो अगस्त 12, काफी इंपॉर्टेंट है। गजराज जिसको हिंदी में कहा जाता है। इंडिया एलिफेंट जो है इज द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत क्वेश्चंस कभी कभी दिया जाता है कि नेचुरल, जीके में आपने पढ़ा ही होगा बचपन में क्लास 1-2 में, नेशनल नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, तो वो है एलिफेंट। पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग 30,000 से भी ज्यादा जो है हमारे पास एलिफेंट प्रेजेंट है, चाहे वो सब कुछ जू वगैरह से मिलाकर भी 30,000 से भी ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम कौन से स्टेट में है, तो सबसे कम जो स्टेट में पाए जाते हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे कम हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये डेटा जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये एलिफेंट सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। फिर एलिफेंट को कंसिडर किया जाता है की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जिन पे बहुत सारे और भी स्पीसीज जो है फॉरेस्ट के वो डिपेंडेंट रहते हैं, और की स्टोन स्पीसीज एक बैलेंस करते हैं, एक हेल्दी इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक फॉरेस्ट उसमें बैनियन ट्री जो होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, वो भी एक कीस्टोन स्पीसीज है, क्योंकि उस पेड़ पे बहुत सारे ही डिपेंडेंट होते हैं अदर स्पीसीज भी, है ना। तो वैसे को कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। और ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से कैटेगरी में आता है वाइल्ड लाइफ एक्ट में, है ना। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है एलिफेस मैक्सिमस, इसका जो एशिया में मिलता है, मेनली इंडिया में मिलता है, उसको एलिफेस मैक्सिमस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटका इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ये है हमारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन। Which among the following methods can be used to remove the permanent hardness in water due to calcium or magnesium sulfate? ठीक है, ऑप्शन है सल्फोनेट मेथड, नाइट्रेट मेथड, जियोलाइट मेथड या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जियोलाइट मेथड। ठीक है, तो हार्डनेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो टाइप के ऑफ वाटर होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट जिसमें आप अगर साबुन भी डालेंगे तो उसमें फोम लैदर बन जाता है। हार्ड वाटर जो होता है उसमें अगर हम लोग साबुन को घोलेंगे तो वो फोम या फेना जो होता है नहीं बनता है। इसमें डिटर्जेंट जो है काम कर सकता है हार्ड वाटर में, लेकिन सॉफ्ट में नहीं करता है। सॉरी, सॉफ्ट में तो दोनों ही करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में मेनली क्या होता है, सोप नहीं करता है लेकिन डिटर्जेंट जो है काम करता है। हार्ड वाटर जो खारा पानी जिसको कहा जाता है, और ये
हार्ड वाटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में मेनली क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होता उसमें, सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस मेनली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी जो मेथड है वो क्या होता है, बॉइलिंग करके फिल्ट्रेशन वगैरह से हम लोग आसानी से एक फिजिकल प्रोसेस से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें फिजिकल मेथड के साथ साथ केमिकल मेथड भी यूज करना पड़ेगा। और केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, उस मेथड को मेनली कहा जाता है गैंस परम्यूटेट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग एक केमिकल लेते हैं सोडियम एल्यूमिना ऑर्थोसिलिकेट, जिसको बहुत बार कहा जाता है परम्यूटेट या फिर जियोलाइट, इसीलिए इसको जियोलाइट मेथड भी कहा जाता है। या फिर ऑप्शंस में ये भी मेथड दिया जा सकता है गैंस परम्यूटेट मेथड। ठीक है, और ये मेनली परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। तो ये जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सोडियम Na2Al2Si2O8 KH2O। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है फॉर परम्यूटेट या जियोलाइट। ये क्या करता है, कैल्शियम या फिर जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको रिमूव कर देता है, उस आयन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। बाकी जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको बॉयल करने से आराम से रिलीज हो जाता है सारे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। ये क्या है, ये भी अगेन केमिस्ट्री से ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है 2,4-D which is sold as a weed killer of the brand of the broad-leaved weeds is a synthetic version of what? Synthetic version of what? 2,4-D किसका synthetic version है? ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, xylitol या none of this? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑक्सिन हार्मोन्स, ये जो प्लांट से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये 2,4-D जो है ये सिंथेटिक वर्जन ऑफ ऑक्सिन है। ठीक है, और 2,4-D का जो केमिकल फॉर्मूला है उसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे करके आपको मार्केट में मिल जाएगा, गूगल अमेजोन सब पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है वीड किलर के काम करता है। इसका जो यहाँ पर है केमिकल देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पोजीशन पे और 4 पे क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है हमारा फेनॉक्सी है। ठीक है, और इस साथ में ये एसिटिक एसिड है, तो यही हो रहा है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, या आसान भाषा में इसको 2,4-D कहा जाता है। ठीक है, फिर दो हर्बिसाइड्स ऐसे हैं 2,4,5-T एंड 2,4-D, अगर इसको हाफ हाफ इक्वल पोर्शन में लिया जाए, ठीक है, और इसको मिक्स किया जाए, हाफ पोर्शन लिया जाए 2,4-D का और हाफ लिया जाए 2,4,5-T का। ठीक है, तो इसको अगर मिक्स किया जाएगा तो एक बहुत डेंजरस केमिकल बन के रेडी होता है, जिसको एजेंट ऑरेंज कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें ये बहुत लीथल होता है, और ये जो है मेनली यूएस आर्मी ने वियतनाम वॉर जो हुआ था उसमें ये यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि वियतनाम वॉर में यूएस आर्मी बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, तो वियतनाम, क्योंकि वियतनाम को हराना बहुत मुश्किल था, इसीलिए एजेंट ऑरेंज का मेनली यूज किया गया था। और एजेंट ऑरेंज इक्वली अगर हाफ ऑफ पोर्शन मिलाएंगे तो ये एजेंट ऑरेंज बन जाता है केमिकल। ये जो है ये बेसिकली कॉमन नेम है एजेंट ऑरेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पॉलीकैथेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू व्हाट? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सीरम या प्लाज्मा? तो पॉलीकैथेमिया क्या है, तो पॉलीकैथेमिया एक बीमारी है फॉर इज रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल्स। पॉलीकैथेमिया को बहुत बार कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब है कि जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो जब इरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तब कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीकैथेमिया। दोनों ही यूज किया जा सकता है, तो दोनों ही नाम याद रखिएगा। अब क्या होता है ब्लड में, जनरली क्या होता है, तो दो पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज, फिर वाइट ब्लड सेल्स, फिर प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होता है, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है मेनली। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को मेनली
फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, और ये थोड़े बहुत सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और दूसरा जो होता है वो प्लाज्मा होता है, जो कि मेनली लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स का मात्रा या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब सॉलिड पार्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, खून जो होगा हमारा बेसिकली वो थिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर थिक होगा तो ब्लड जो है, ब्लड क्या करता है, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत कुछ और भी फंक्शन है ना ब्लड का। इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना, बाहर फेंकता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ब्लड ही ठीक हो जाएगा तो उसका मूवमेंट उतना तेजी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, और इसके कारण बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर सही टाइम पे इलाज ना हुआ तो डेथ भी हो सकता है। आप इस फोटो से देख सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन का हैंड है और एक जिसमें इरिथ्रोसाइटोसिस बढ़ गया है। तो आरबीसी का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर आरबीसी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भी बहुत ज़्यादा लीथल होता है, और अगर कम भी है तो भी है। तो इसीलिए ऑप्टिमल लेवल होना, कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, रेड ब्लड सेल्स। तो इसी तरह से हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने समझने में मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर आ रहा है। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, उस दिन उसमें भी हम लोग 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।